every petition is application, but every application is not a petition. जब हम कोई एप्लीकेशन देते हैं तो उसमें क्या लिखते हैं? कुछ फैक्ट्स लिखते हैं और जो हम चाहते हैं वो रिक्वेस्ट लिखते हैं या प्रेयर लिखते हैं। उसी तरह से पिटीशन में भी कुछ फैक्ट्स लिखते हैं, कुछ प्रेयर लिखते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? तो एप्लीकेशन कहीं भी किसी को भी दिया जा सकता है, लेकिन पिटीशन जब पड़ेगा तो कोर्ट ऑफ लॉ या क्वेसी जुडिशियल फंक्शन जहां हो रहा है वहां, या रेवेन्यू कोर्ट में या रेवेन्यू फंक्शन हो रहा है, या जहां पर क्रिमिनल कोर्ट है क्रिमिनल फंक्शन हो रहा है, वहां पर जो एप्लीकेशन पड़ेगा वो पिटीशन कहलाता है। और एप्लीकेशन जैसे स्कूल में एक लड़का देता है लीव के लिए कि कॉलेज में एक स्टूडेंट देता है प्रिंसिपल को आज हमको लीव ग्रांट किया जाए, वो भी एप्लीकेशन है। एक क्लर्क अपने बॉस से लीव मांगता है, वो भी एप्लीकेशन है। आप लोग भी लीव एप्लीकेशन देते हैं, तो वो एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन कहीं भी किसी को भी दिया जा सकता है। और प्लीडिंग होता है जो ऑर्डर 6 में डिफाइंड है। प्लीडिंग किसे कहते हैं और प्लीडिंग का कंटेंट्स क्या होगा वो ऑर्डर 7 में क्राइटेरिया बना हुआ है। तो एवरी पिटीशन इज नॉट ए प्लीडिंग, बट ए प्लीडिंग इज पिटीशन एज वेल एज एप्लीकेशन। तो अलग अलग क्राइटेरिया। और एक कैटेगरी में इसमें और भी लिख लीजिए, मेमोरियल एक वर्ड है जो आप लोग कभी सुने होंगे तो दूसरे कंटेक्स्ट में, और अगर नहीं सुने होंगे तो आज आपके लिए नया होगा। मेमोरियल, जो मेमोरी में कोई मेमोरियल हॉल बनता है या मेमोरियल स्टैचू बनता है या मेमोरियल कोई सेमिनार होता है, वो किसी के मेमोरी में। लेकिन मेमोरी इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ पिटीशन। मेमोरियल जब हम किसी हायर डिग्निटरीज को देते हैं, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को हिज एक्सेलेंसी कहते हैं, एड्रेस करते हैं, तो वो जो देते हैं हम उसको मेमोरियल कहते हैं। और उससे नीचे पदाधिकारी को, जैसे अपने इमीडिएट बॉस को आप देते हैं, कुछ प्रेयर करते हैं, तो उसको रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। वो भी एप्लीकेशन का ही पार्ट है। तो आप अपना फैक्ट्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर काइंड कंसेशन। उसी तरह से जब डोमेस्टिक इंक्वायरी होती है, डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इसको बोलते हैं, हर डिपार्टमेंट का अलग अलग रूल्स है, सर्विस कंडीशंस रूल्स है, जुडिशियल ऑफिसर्स का भी है, आपके यहाँ जो स्टाफ है उसका भी होता है, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग उसको बोलते हैं या डोमेस्टिक इंक्वायरी बोलते हैं। उसमें भी रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है कि फैक्ट्स आपको रिप्रेजेंट करना है। रिव्यू वगैरह होता है इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन, memorial is also an application, but all these are not petition. Petitions are confined to the application which is being filed in a court of law under certain statutory provision. अब क्लियर हो गया? तो चूंकि 276 में फाइल होगा तो वो पिटीशन होगा, सिंपल है। और उसका क्राइटेरिया 276 में ABCD दिया हुआ है कि व्हाट आर दी क्राइटेरिया विच आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द पिटीशन फॉर ग्रांट ऑफ प्रोवेट और एने। बीच में सवाल आ गया इसलिए यहाँ पर बहुत बता दिए। और प्रशांत जी अभी मुंगेर में हैं, जो ऑफिसर आपके कलीग, वो पिछला लेक्चर में प्रोवेट वाला रिटेन मटेरियल उनके व्हाट्सएप पर है, खोलिए, है ना अवेलेबल प्रशांत जी? अच्छा, आप ये बताइए उस क्लास में आपके अलावे यहाँ पर सलीम जी अभी आप पर है, अभी देख लीजिए। देखिए, हाँ, रिटेन में क्या है बता देते हैं, समय कम है इसलिए बता देते हैं। वो अगर आपके हमेशा हाथ में रहेगा, प्रिंट निकाल के आप अपने फाइल में रख लीजिएगा, सो में आपको सब सुविधा है। कोर्ट में भी रख सकते हैं, घर पर भी रख सकते हैं। प्रोवेट का एक आर्टिकल है 19 पेज का, और उसके साथ है लीगल बैकग्राउंड है, और तीसरा है इनहेरेंट पावर। 3 मटेरियल दिया गया था। तो आप काइंडली और देखिए, आप लोग अभी भी बात कर रहे हैं आपस में, हम बहुत सीरियसली बात करते हैं,
है ना। तो अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि जिनके पास है काइंडली आप अपने ग्रुप में फॉरवर्ड करिए, ताकि आज जितने ऑफिसर हैं सबको मिल जाए। हम दोनों प्रयास कर रहे हैं। हम जितना सीरियस हैं आप लोग के अपलिफ्टमेंट के लिए, अगर उसका 50% भी आप लोग रहिएगा तो आपको कहीं भी कोई रुकावट नहीं होगी। बार बार हम वार कर रहे हैं, आपको रिटर्न मटेरियल दे रहे हैं। हमको क्या जरूरत है, हमको कुछ भी बोल के 2 घंटा चल जा सकते हैं, लेकिन ये मेरा मकसद नहीं है। अनलाइक और कैसे लोग फैकल्टी एड्रेस करते हैं हमको पता नहीं, लेकिन हम इसको अच्छा नहीं समझते हैं कि आप अटेंशन कहीं डाइवर्ट कर लीजिए, आपस में बात कीजिए, मोबाइल देखिए। कितना ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिव इन मोमेंट्स, कई बार हम बात कर चुके हैं। लिव इन मोमेंट्स, अभी जो मोमेंट है ये फिर लौट के नहीं आएगा, ये वैल्यूबल टाइम चला जाएगा, आपका भी चला जाएगा, मेरा भी चला जाएगा। तो जो मटेरियल रिटर्न है आपको सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी जो भी अवेलेबल होगा, सॉफ्ट बहुत सा तो हम यहाँ छपवा देते हैं और बंटवा देते हैं, बीच में मशीन खराब था तो नहीं बटा था, संख्या ज़्यादा है। कल तो बहुत सारा मटेरियल 50 पेज का मटेरियल बंटवाए, 25 ऑफिसर थे, बट गया, तुरंत हो गया। तो अभी क्लास प्रोवेट का शुरू करने के पहले हम इन्फॉर्म कर रहे हैं कि प्रोवेट पर जितना हम पढ़ाएंगे कम से कम 10 घंटा में जितना पढ़ाएंगे सब आपके मोबाइल में आ जाएगा 1 मिनट में। आप अंगुली घुमाइए और जितने ऑफिसर हैं जिनके पास अवेलेबल है आप उनसे संपर्क कीजिए और उनसे आप लोग एक्सचेंज कर लीजिए। जितने ऑफिसर हैं सबको मिल जाना चाहिए, आप इंश्योर कीजिए कि सबको मिल गया है। दूसरा, अगर आपको प्रोवेट और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर अगर प्रॉब्लम होगा तो कल का मेरा वीडियो जो कल पढ़ा है डायरेक्ट वाले इंडक्शन कोर्स में 8 घंटा कंटिन्यूअस क्लास चला है, उसमें से पूरा है कम से कम 100 जजमेंट जरूर लिखाया है हमने। वो जजमेंट भी हर बात पर जितना पॉसिबल आपके दिमाग में होता है। जब भी एक ऑफिसर ने कहा कि डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो सकता है कि नहीं, उसको हम कर सकते हैं कि नहीं, उसके अलावा उसमें भी है कि कंप्रोमाइज़ हो सकता है कि नहीं, उसका कन्वर्सन लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हो सकता है कि नहीं, उसमें अमेंडमेंट हो सकता है कि नहीं, ट्रांसपोजिशन हो सकता है, जितना सवाल आपके मन में आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, सब उसमें दिया हुआ है और सब पर डिसीजन दिया हुआ है। उसका क्या प्रोसीजर है सब डिसीजन के साथ दिया हुआ है। अब उसी चीज़ को हम यहाँ कहेंगे और यहाँ कहेंगे तो आप सुनिएगा नहीं, आपस में बात कीजिएगा, तो हम क्या कहेंगे? नहीं सुन रहे हैं। अब उधर से हमको आवाज़ आ रही है, आगे का रो खाली रहता है, तो उसी तरह से हम भी बात करके चल जाएंगे, टाइम पास करेंगे। आप बार बार रिमाइंड कर रहे हैं लेकिन आप लोग बात कर रहे हैं। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप क्लास से बाहर जा सकते हैं, यू आर फ्री, हम नहीं रोकेंगे। लेकिन इट डज नॉट अपीयर मैच्योर्ड ऑफिसर हैं आप लोग। कुछ दिन के बाद डिस्ट्रिक्ट जज होइएगा, प्रिंसिपल जज बनिएगा, डिस्ट्रिक्ट जज बनिएगा, हाईकोर्ट जज बनिएगा, तो क्लास में भी तो आप कैसे एक्सपेक्ट कीजिएगा अपने कोर्ट में आपका डिसिप्लिन रहे? आप कैसे वकील को कमांड कीजिएगा? कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा, और चूंकि आज हमारा कोर्ट है, बता चुके हैं, हम यही लंच लेके सीधे कोर्ट में जाएंगे। हमारा टाइम फिक्स है कि इतना बजे बहस होगा मेरा, तो हम ज़्यादा टाइम दे भी नहीं सकें। रात में तो 8:30 8:40 में क्लास खत्म किया, सुबह 5 बजे क्लास ओवर हो गया था। 5 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट सभी ऑफिसर बैठे रहे। पिन ड्रॉप साइलेंस। पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों बोला जाता है? कि अगर पिन भी गिर जाए तो किसी को पता नहीं चाहिए कोई चीज़ गिरी। ऐसा था क्लास। आज रिवर्स देख रहे हैं आप लोग को। अभी तो जो आपका अपील का टॉपिक है, अभी तो समझिए कि बिगिनर्स स्टेज में ही हम लोग हैं, अभी मेन प्रॉब्लम में तो आए नहीं हैं और दूसरा क्लास शुरू हो गया। इसलिए आप काइंडली जब तक के लंच का टाइम नहीं होता है तब तक के आप शांतिपूर्वक सुनिए और हम कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन देते हैं, पढ़ लीजिएगा। तो जो बात बताएंगे उसी डिसीजन के आधार पर, जो सेटल्ड लॉ है, जो भी बात हम बताते हैं वो अपने एक्सपीरियंस से, जो लॉ सेटल्ड है सुप्रीम कोर्ट से, या अगर सुप्रीम कोर्ट का उस पर कोई लॉ नहीं है तो हाई कोर्ट का, जो आपके ऊपर बाइंडिंग प्रेसिडेंट है, उसके कॉन्ट्ररी आप काम नहीं कर सकते। तो अभी हम 10 मिनट में आपको सिविल कोर्ट का और पावर ऑफ अपीलेट कोर्ट का जो मेन जजमेंट है वो सब बता देते हैं। आउटलाइन अभी हम बता देते हैं, यहाँ तक बता चुके, स्टे कैसे करेंगे, डिसमिसल होगा तो रिस्टोरेशन कैसे करेंगे, री एडमिशन कैसे करेंगे, री हियरिंग कैसे करेंगे। और उसी कंटेक्स्ट में हम बता रहे थे जहाँ पर टी ब्रेक हुआ, उसमें बता रहे थे कि ऑर्डर 5 का इम्प्लीकेशन और अप्लीकेशन उसी सीरियसनेस से होगा
जिस तरह से ट्रायल कोर्ट में होता है समन्स का। और इंस्टेंस बता रहे थे कि गया का एक केस था जिसमें ऑन मेरिट कंकरेंट ऑफ फाइंडिंग फैक्ट था, हाई कोर्ट में सेकंड अपील नहीं हो सकता था। हमारे पास कोई पॉइंट नहीं था, आई रिफ्यूज टू फाइल ए पिटिशन सेकंड अपील बिफोर द हाई कोर्ट। लेकिन क्लाइंट जो था वो खुद एडवोकेट था और अपोनेंट भी एडवोकेट था। इट वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन टू एडवोकेट्स और संजोग से दोनों हमसे कनेक्टेड था पहले से। तो बोला कि सर जो भी हो आप कीजिए। तब हम उसको माइन्यूटली एग्जामिन करने लगे। हमारा चूंकि एक्सपीरियंस से हमारा माइंड डाइवर्ट हो गया। हम कहा कि फुल ऑर्डर सीट लाओ अपील का। जब फुल ऑर्डर सीट आया तो हमने उससे निकाला इन्फ्रेंस की प्रॉपर सर्विस नहीं है, देयर वाज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड, और एक्चुअली वो एक्स पार्टी हो गया था। और इन लोगों ने दिया था रीएडमिशन के अपील और रीएडमिशन वाला ही डिसमिस हो गया था। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का 2 जजमेंट हमने साइट किया। उसमें था कि पेपर पब्लिकेशन कर दिया गया इसलिए सर्विस मान लिया गया। आप लोग सुन लीजिए सभी लोग, आज के तारीख में इनवेरिएबली 99% वकील लोग गलती कर रहे हैं और सभी जजेस गलती कर रहे हैं। एक भी ऑर्डर सही हम नहीं देखा है लोअर कोर्ट का सर्विस के ऊपर, कभी सीरियस नहीं। जबकि लगातार 10 साल से हम बता रहे हैं 1974 बीबीसी से लेके 83 पटना से लेके 3 तरह का इम्पोर्टेंस है उसमें समन्स में। एक तो चपरासी लेके जाएगा तो वो एफिडेविट करेगा। वो एफिडेविट नाजिर के सामने होता है। नाजिर के सामने एफिडेविट होता है। जो फॉर्म यूज होता है एकदम गलत है। वो फॉर्म पुराना ट्रेडिशनल प्राइवेट स्टैम्प वेंडर लोग बेच रहा है, उस पर किसी का फोकस नहीं गया एक्सेप्ट छपरा। छपरा के लगातार क्लास लिए थे तो वहाँ के कुछ ऑफिसर ने जाके इम्प्लीमेंट किया था। तो एक ये देखना है कि एफिडेविटेड है कि नहीं सर्विस रिटर्न जब आप एग्जामिन करेंगे। और दूसरा, अगर एफिडेविटेड नहीं है या प्रॉपर एफिडेविट नहीं है, कोई भी प्रॉपरली नहीं रहता है, नाजिर का सिर्फ दस्तखत रहता है, एफिडेविट कैसे होगा? एफिडेविट का आई सो एंड सो डू हियर बाई सोलेमनली डिक्लेयर, चपरासी लिखेगा शपथ पर बयान देता हूँ कि मैं ऐसा ऐसे गया, ऐसे रिपोर्ट किया, और नाजिर लिखेगा कि सो एंड सो प्यून है एफर्ड बिफोर मी। तो सीधे उसमें फॉर्म में छपा हुआ एफर्मेशन एफर्म्ड बाई, और नाजिर का छपा हुआ है, नाजिर दस्तखत कर देता है। उस पर 74 पटना कहता है कि इट इज़ नो एफिडेविट इंडिया, उसमें एक्सपार्टी डिग्री सेट असाइड हुआ। वो फिर 83 पटना में उसको रिपीट किया गया। तो कई जजमेंट है उस पर आ गया। सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट है उस पर। दूसरा है कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजते हैं तो आप ट्रैकिंग रिपोर्ट नहीं देखते हैं। ट्रैकिंग रिपोर्ट में भी पिछला क्लास में कुछ अफसर बताए थे कि उसमें भी कुछ गड़बड़ी होने लगी है। तो उसके बारे में आपको फाइंडिंग देना पड़ेगा स्टेज टू स्टेज। और थर्ड है, जब पेपर में देते हैं तो स्टेट में आप लोग पेपर में देते हैं। अभी दानापुर का एक केस बहस कर रहे थे जस्ट इसके पहले वाले फ्राइडे को, अभी भी हाईकोर्ट में वर्चुअल हो रहा है। उसमें पेपर पब्लिकेशन पर एक्सपार्टी हियरिंग चल रही थी। हम जिस कोर्ट में बहस कर रहे थे, कोर्ट वाला ऑल्सो नाउ कि पेपर में हो गया, हम कि पेपर में कब होगा ये देख रहा है। कोर्ट को लिखना पड़ेगा कि इन ऑर्डिनरी कोर्स इट इज नॉट पॉसिबल टू सर्व समन्स और नोटिस अपॉन द डिफेंडेंट हु हैज बीन एवेडिंग सर्विस ड्यू टू डायलेटरी टैक्टिसेस। वो रीजन असाइन करने के बाद तब पेपर पब्लिकेशन इज ए मोड ऑफ सब्स्टिट्यूटेड सर्विस, इट इज नॉट डायरेक्ट। सिविल कोर्ट रूल्स कहता है कि एज फार एज प्रैक्टिकेबल सर्विस शुड बी पर्सनल ऑन द डिफेंडेंट, सेम इज एप्लीकेबल इन द अपील ऑल्सो। दूसरा लिमिटेशन एक्ट कहता है आर्टिकल 123 जिसमें कहता है 1 महीना के अंदर आपको करना है, फाइल करना है एक्सपार्टी रिकॉल करने के लिए। तो उसमें कहता है कि ऑर्डर 5 रूल 20 का जो सब्स्टिट्यूटेड सर्विस है, इट इज नॉट वैलिड सर्विस फॉर द पर्पस ऑफ सेटिंग असाइड एक्सपार्टी डिग्री। आर्टिकल 123 के एक्सप्लेनेशन में ही लिखा हुआ है। जब ये हम बहस किए जज साहब को दिखाया था, एडमिट स्टे हो गया तुरंत। तो इनवेरिएबली आजकल आ रहा है। इसलिए इट इज द ड्यूटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर टू अप्लाई इट्स जुडिशियल माइंड। यू व्हाइल एक्टिंग एज ए डिस्ट्रिक्ट जज or additional district judge, it is also imperative on your part that you have to apply your judicial mind so far as provisions of order 9 rule 6 is concerned. order 9 rule 6 कहता है कि आपको सर्विस रिटर्न को एग्जामिन करना, एग्जामिन करने के बाद आपको होल्ड करना है कि वैलिड है या नहीं है, तब आप नेक्स्ट स्टेप में दीजिएगा। और पेपर पब्लिकेशन इनवेरिएबल है। दूसरा उसमें एक तो ये पॉइंट हमने लिया था। दूसरा पॉइंट था कि एक आदमी उसमें गाँव में रहता था जहाँ पर उस पेपर का सर्कुलेशन था, एक आदमी बोकारो में एम्प्लॉई था, तो हमने एडिशनल लिया। वो पेपर ऐसा होना चाहिए जो
पार्टी जिस लैंग्वेज को जानता है उसी लैंग्वेज का होना चाहिए और उस एरिया में उसका सर्कुलेशन होना चाहिए। आजकल पैसा कम करने के लिए बहुत सारे लोकल पेपर कहीं देखते हैं, वीकली पेपर में भी लोग छपवा देते हैं। एक केस में देखे कि कलकत्ता में, यहाँ से गया कलकत्ता में और हिंदी में आया, वहाँ से चला आया लौट करके और बहस हो रहा था। कलकत्ता में हिंदी नहीं जानता है, पार्टी बंगला नोइंग था, वहाँ बंगला पेपर में करना पड़ता। हम लोग हाईकोर्ट में कराते हैं तो इसका पूरा स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन होता है, कहाँ जा रहा है, किस लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये सब पैरामीटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका सारा मेहनत मेरिट पर किया और एक टेक्निकल ग्राउंड पर वो ऑर्डर सेटिसाइड हो गया और फिर रिमांड बैक हो गया मैटर डिमांड। तो इसलिए यहाँ पर हम फोकस करना चाहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए कि दूसरा स्टेज आता है क्रॉस अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन में क्या अंतर है, ये बहुत लोग पूछते हैं। तो उसके लिए प्रोविजन है ऑर्डर 41 रूल 22। ऑर्डर 41 रूल 22 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें लोगों को कन्फ्यूजन होता है। दूसरा कन्फ्यूजन क्या होता है, क्रॉस ऑब्जेक्शन हम कब कर सकते हैं या बिना क्रॉस ऑब्जेक्शन के हम बहस कर सकते हैं कि नहीं। तो उसको गौर से पढ़िएगा, एक बार पढ़ने में पूरा समझ में नहीं आता, इसलिए कहा गया शास्त्र सुचिंती पुनि पुनि बाचे पुनि पुनि सोचे। ये भी न्याय शास्त्र है और टेक्निकलिटी होती है लैंग्वेज की, स्टैच्यूट का। तो उसका सिंपल शब्दों में बता देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति एग्रीव्ड है जजमेंट से, यानी कि उसके अगेंस्ट में जजमेंट हुआ है, तभी वो अपील फाइल कर सकता है। जिसके पक्ष में जजमेंट है वो अपील नहीं कर सकता। बेसिक प्रिंसिपल आप सभी जानते हैं। लेकिन जजमेंट मेरे पक्ष में है, कोई एक पर्टिकुलर इशू हमारे अगेंस्ट में है, ऐसा हो सकता है। टोटलिटी ऑफ द इफेक्ट देखा जाएगा जजमेंट का क्या है, तो सूट डिक्री हो गया, तो डिक्री हो गया तो प्लेंटिफ अपील नहीं कर सकता, उसके पक्ष में हो गया। इवन तो वन ऑब्जर्वेशन इज अगेंस्ट हिम और वन इशू हैज बीन डिसाइडेड अगेंस्ट हिम। उसी तरह से अगर डिफेंडेंट है, सूट डिसमिस हो गया तो अपील नहीं कर सकता। लेकिन अगर उसका कोई प्ली था और प्ली निगेटिव हो गया, रिजल्ट टोटलिटी हुआ तो अपील। तो ऐसे केसेज में वो व्यक्ति बिना क्रॉस ऑब्जेक्शन फाइल किए हुए वो प्ली ऑर्डर 22 रूल 9 के तहत ले सकता है। ये पहले प्रोविजन नहीं था, 77 में अमेंड होकर आया, चूंकि उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हो गया था। उस जजमेंट के आधार पर अमेंड हुआ। तब है क्या कि अगर कोई पर्टिकुलर इशू किसी के अगेंस्ट में हुआ है तो ही हैज गेट राइट टू बी हर्ड एज इफ ही हैज फाइल्ड ए क्रॉस ऑब्जेक्शन। उसको फाइल लिखित करने का जरूरत है, विदाउट फाइलिंग। ये हम पहला केस अमेंडमेंट के बाद जो बहस किए थे, हमको याद है नालंदा जिला में डिस्ट्रिक्ट जज थे राम किशोर सिंह, हम हाईकोर्ट से गए थे बहस करने के लिए वो केस में रेस्पोंडेंट के तरफ से। तो हम पॉइंट रेज किए तो उन्होंने ऑब्जेक्ट कर दिया, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया तो वो नहीं समझ सके सेक्शन को। तब हमने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कोट किया था, तब हमको सुना गया, फिर मेरे पक्ष में ऑर्डर हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या है कि जो क्रॉस ऑब्जेक्शन अगर करना चाहे तो कर सकता है। तो क्रॉस ऑब्जेक्शन वही करेगा जिसके अगेंस्ट में जजमेंट हुआ है, यानी कि ये पार्टी हु इज कैपेबल ऑफ फाइलिंग एन अपील ही मे ऑल्सो फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शन। फर्क क्या है, क्रॉस अपील अलग फाइल करेगा, एक ही जजमेंट का 2 अपील भी हो सकता है, अलग अलग अपील हो सकता है, बाद में कंसोलिडेट होकर के एक जजमेंट हो सकता है, लेकिन उसमें फिर डिक्री 2 बनेगी अगर अलग अलग अपील हुआ है। अब क्रॉस अपील और क्रॉस ऑब्जेक्शन का एक ही तरीका है। फर्क क्या है कि क्रॉस अपील जो फाइल होगा तो उसका लिमिटेशन काउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द जजमेंट, लेकिन क्रॉस ऑब्जेक्शन का लिमिटेशन काउंट होगा फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ अपील नोटिस। मान लिया कि अपील फाइल हुआ 2010 में और अपील का नोटिस उसको 2012 में मिला, तो 2012 में नोटिस मिला, उसके 1 महीना के अंदर उसको फाइल कर। एक इम्पॉर्टेंट चीज जिसमें गलतियां होती है वही सब पॉइंट कर रहे हैं। दूसरा, अगर कोई क्रॉस अपील फाइल करेगा तो उसका क्या तरीका होगा, तो ऑर्डर 41 में लिखा हुआ है अपील शैल बी इन द फॉर्म ऑफ ए मेमोरेंडम। अपील के मेमोरेंडम में, सिविल अपील में फैक्ट्स देने की कोई आवश्यकता नहीं और एफिडेविट देने की कोई आवश्यकता नहीं। इट इज इन ए फॉर्म ऑफ मेमोरेंडम, ग्राउंड ऑफ अटैक देना है, जो फॉर दैट करके लिखते हैं, ये ट्रेडिशन चला आ रहा है।
एक रिक्वायरमेंट है कि जो एडवोकेट रिप्रेजेंट करता है अपलेंट को, वो एक सर्टिफिकेट देता है, वो हाईकोर्ट रूल्स के मुताबिक, और सर्टिफिकेट किस बात को दर्शाता है, वो लिखता है कि ये फ्राइवोलस अपील नहीं है, वेक्सेसस मैलिसस नहीं है, इसके वजह से वो सर्टिफिकेट देता है कि आई हैव गोन थ्रू द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड प्रिपेयर द ग्राउंड्स ऑफ अपील विच आर फिट ग्राउंड्स फॉर दिस अपील। ये सर्टिफिकेट है प्रमाण इस बात का कि इसमें डिबेटेबल क्वेश्चन है, तो फर्स्ट अपील एज ए मैटर ऑफ राइट इसीलिए है। दूसरा, वो अंडरटेक करता है, वो अंडरटेकिंग सिविल कोर्ट रूल्स में है लेकिन हाई कोर्ट रूल्स में नहीं है। हम लोग हाई कोर्ट रूल्स में अंडरटेक नहीं करते हैं कि आई शैल अपीयर एट द टाइम ऑफ हियरिंग, हम लोग फ्री हैं, जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, लेकिन आप कोर्ट में बाध्य कर सकते हैं चूंकि यू हैव गिवन द अंडरटेक। आज तक इसका इम्प्लीकेशन एंड एप्लीकेशन न वकील देखा है और न जज लोगों ने देखा है। हमको याद इसलिए है कि एक जज साहब ने एक वकील साहब को पूरा लथाड़ा था, सर्टिफिकेट दिखा के उनको निरुत्तर कर दिया था। बहुत जमानी बात है, 80-81 की बात है कि यू हैव ग्रांटेड सर्टिफिकेट, व्हाई यू आर रिवर्टिंग, इट इज योर सर्टिफिकेट एंड इट इज योर प्रॉमिस दैट आई शैल अपीयर एंड आर्ग्यू द केस एट द टाइम ऑफ हियरिंग। आप लिख के दीजिए कि हम अब इस केस में बहस नहीं करेंगे, हमको क्लाइंट छोड़ दिया है, या नो इंस्ट्रक्शन। नो इंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है विड्रॉवल फ्रॉम वकालतनामा। ये लोअर कोर्ट में ट्रेडिशन नहीं है, एक वकील को छोड़ के दूसरे क्या चला जाता। हाई कोर्ट में लोग ऐसा करते हैं रेयरली, और नो इंस्ट्रक्शन लिख दिया उसका मतलब है कि वकालतनामा हैज टर्मिनेटेड। तो लॉयर अपीयरिंग इन द कोर्ट बिलो हु हैज सब्सक्राइब ए सर्टिफिकेट, फर्स्ट अपील, मिसलेनियस अपील, he is bound to appear and address the court, he cannot evade। तो आप उसको प्रेशराइज भी कर सकते हैं उस सर्टिफिकेट के आधार। तीसरी बात, क्रॉस ऑब्जेक्शन कैसे होगा, तो क्रॉस ऑब्जेक्शन भी उसी तरह से होगा जो मेमोरेंडम ऑफ अपील होता है, उसमें भी फैक्ट्स देने की आवश्यकता नहीं। अगर कोई फैक्ट्स देता है, आजकल चलन चल गया है, फैक्ट्स देता है तो इरेगुलरिटी है, कोई इलीगलिटी नहीं है, उसको इग्नोर कर दीजिए। कानून में अगर फैक्ट्स देगा तो फिर सपोर्टेड विथ एफिडेविट भी करना पड़ेगा। डिफरेंस है क्रिमिनल अपील और सिविल। यहाँ पर सेक्शन देखिएगा अपील का क्रिमिनल में, तो वहाँ पर है पिटीशन ऑफ अपील, हियर इज ए मेमोरेंडम ऑफ अपील और मेमो ऑफ अपील, देयर इज डिफरेंस। पिटीशन मीन्स इट मस्ट कंटेन ए फैक्ट एंड प्रेयर एंड एड्रेस टू ए कोर्ट। तो क्रिमिनल में ऑलवेज वहाँ पर लेकिन आप प्रैक्टिस में देखिएगा लोग ट्रेडिशनली एक ही वकील दोनों तरह कर रहे हैं, वहाँ भी लोग मेमोरेंडम बना देते हैं फॉर दैट कोई जरूरत नहीं है, वहाँ सिंपल पिटीशन। लेकिन वो प्रैक्टिस में हो गया है, अब हो गया है तो उसको रोकिए, इरेगुलरिटी है, इलीगलिटी नहीं है। देयर इज ए पिटीशन ऑफ अपील, हियर इज ए मेमोरेंडम ऑफ अपील। अब उस पर कोर्ट फीस कितना लगेगा, तो जितना कोर्ट फीस लगेगा अपील पर उतना ही क्रॉस ऑब्जेक्शन पर भी लगेगा, उतना ही क्रॉस अपील पर लगेगा। अब दूसरा सवाल है कि अगर मेन अपील डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया तो क्रॉस ऑब्जेक्शन का क्या होगा, वो सर्वाइव करेगा कि नहीं, वो सर्वाइव करेगा। अगर फर्स्ट मेन अपील विड्रॉ कर लिया तो भी वो सर्वाइव करेगा, वो इंडिपेंडेंट। जैसे कि काउंटर क्लेम, सूट डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो जाए, सूट विड्रॉ हो जाए, देन काउंटर क्लेम विल सर्वाइव। ऑर्डर 8 रूल 6D वो सब अमेंडेड प्रोविजन। पहले तो काउंटर क्लेम कन्फाइंड था मनी सूट में ही, अब तो हर सूट में काउंटर क्लेम हो सकता है। तो ये बेसिक चीज़ है जो फर्स्ट अपील में और मिसलेनियस अपील में ध्यान देने की बात है। अब रहा जजमेंट, वो आप जजमेंट फटाफट दिखा देते हैं, 4-5 ही जजमेंट दिखाएंगे जो बहुत काम का है और जो आपको हमेशा जरूरत पड़ेगा। और दीज जजमेंट शैल बी ए जजमेंट एज ए गाइडलाइन और टॉर्च लाइट फॉर ऑल ऑफ यू। पहला लिखिए ड्यूटी ऑफ अपलेट कोर्ट। चार जजमेंट दिखा देंगे, अगर इसको आप पढ़ के समझ गए तो कभी गलती आपसे नहीं होगी, आपका जजमेंट कभी सेटिस्फाइड नहीं होगा हाई कोर्ट से। पहला है संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी। संतोष हजारी वर्सेस पुरुषोत्तम तिवारी 2001 वॉल्यूम 3 SCC 179। 2001 वॉल्यूम 3 SCC 179। 3 जजेस बेंच है, ये आज तक सभी ये फॉलो हो रहा है। इसका पारा 15 और 16 पढ़िएगा।
इसका जो जिस्ट है बता देते हैं। अगर एज ए अपलेट कोर्ट, अगर आप ट्रायल कोर्ट के फाइंडिंग से एग्री करना चाहते हैं तो पहले पूरा फाइंडिंग पढ़िएगा, फैक्ट्स लिखिएगा। आजकल जजमेंट राइटिंग पर बहुत सा ट्रेनिंग हो रहा है, हम भी बहुत बार लिखवाए हैं लोगों को। पिछले बार, इस बार भी चर्चा हो रही है जजमेंट राइटिंग। आप लोगों को तो रिफ्रेशर है शायद, इसमें मौका नहीं मिले। जजमेंट राइटिंग का भी हाई कोर्ट को रिपोर्टिंग है कि बहुत पुअर राइटिंग होता है। हम भी कई जजमेंट देखे हैं, डिस्ट्रिक्ट जज का जजमेंट देखे हैं, सिविल अपील का देखा है, अप टू द मार्क नहीं है। तो ये भी जानना चाहिए था। इसमें इसीलिए गाइडलाइन दिया गया है कि अगर आप अपील को, लोअर कोर्ट के फाइंडिंग को अपहेल्ड करके अपील में अपलेट ऑर्डर से अफर्म करना चाहते हैं लोअर कोर्ट के ऑर्डर को, तो आपका कितना ऑब्लिगेशन और ड्यूटी है। तब कहता है कि आप जजमेंट ऑफ लोअर कोर्ट में जो डिस्कशंस है उसको आप जरूर टच करें और 1 लाइन 2 लाइन में डिस्कस करें कि इस पर ऐसा ऐसा फाइंडिंग है, और उसके बाद अपना व्यू देके उसको ऐड कर दें, अफर्म कर दें, कंफर्म कर दें। ये हो सकता है। और अगर आप उसको रिवर्स करना चाहते हैं तो ड्यूटी इज हेवियर। तब आपको इंडिपेंडेंट पहले रीजनिंग देना पड़ेगा कि इस कारण से ये सब फाइंडिंग गलत है, और तब आपको अपना रीजनिंग देना पड़ेगा एज इफ यू आर राइटिंग आउट ए फ्रेश जजमेंट एज ए ट्रायल कोर्ट। Then your function will be just like a trial court. On every fact, you have to give a finding, coupled with point of law. उसके लिए प्रोविजन बना दिया गया ऑर्डर 41, रूल 30 और 31। ये दोनों को आपको बार बार पढ़ के समझ लेना चाहिए। और जजमेंट राइटिंग के टाइम में आपको पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन बनाना जरूरी है। जैसे अगर कोई ट्रायल कोर्ट जजमेंट में इशू फ्रेम नहीं करता है, जजमेंट देता है, तो ऑन दिस ग्राउंड जजमेंट इज विसिएटेड। अगर आप एज ए अपलेट कोर्ट पॉइंट फॉर डिटर्मिनेशन नहीं लिखते हैं तो आपका जजमेंट सेटिस्फाइड होगा। इसी ग्राउंड पर वायलेशन ऑफ मैंडेटरी प्रोविजंस ऑफ ऑर्डर 41, रूल 30 रेड विथ 31, ये भी इस जजमेंट में कहा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा डिटेल में, क्या रीजन साइन करा। दूसरा जजमेंट लिखिए, शांतिलाल केसरमल गांधी, शांतिलाल केसरमल गांधी वर्सेस प्रभाकर बालाकृष्णन, शांतिलाल केसरमल गांधी वर्सेस प्रभाकर बालाकृष्णन, 2007 वॉल्यूम 2 SCC, वॉल्यूम 2 SCC 619। अगर आपको इंडिपेंडेंट फाइंडिंग देना है तो आपको प्लीडिंग और एविडेंस को रीअप्रेज करना होगा, ये जजमेंट कहता है। चाहे आप एफर्मेशन का करते हो फाइंडिंग या रिवर्सल का फाइंडिंग, दोनों में। 2007 वॉल्यूम 2 SCC 619। उसका नेक्स्ट जजमेंट लिखिए, H सिद्दीकी वर्सेस A. रामालिंगम, H सिद्दीकी वर्सेस A. रामालिंगम, 2011 सुप्रीम कोर्ट, AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट 1492। इस जजमेंट का इक्विवेलेंट है जर्नल SCC में। फिर रिपीट कर देते हैं, AIR 2011 सुप्रीम कोर्ट 1492, इसका इक्विवेलेंट है SCC में 2011 वॉल्यूम 4 SCC 240। ये इंपॉर्टेंट इस बात के लिए है कि इसमें फोकस किया गया है, The appeal has to be decided after formulating the points for determination, जो अभी आपको बताए। यह जजमेंट स्पेसिफिकली उसी पॉइंट पर है। और एक दूसरा जजमेंट है, उसमें कहता है कि पॉइंट तो आप फॉर्मुलेट करिएगा, किस मैनर में आप फॉर्मुलेट कीजिएगा और डिसाइड कीजिएगा, वो मैनर भी पॉइंट आउट किया है। यह है केस MS यूनाइटेड इंजीनियर्स, MS मतलब मेसर्स यूनाइटेड इंजीनियर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स वर्सेस सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट।
AIR 2013 सुप्रीम कोर्ट 2239 2013 सुप्रीम कोर्ट 2239। इसका पारा 8 और 10 में देखिएगा, इसमें मैनर भी दिया गया है कि अगर आप पॉइंट फॉर्मुलेट करिएगा तो इन व्हाट मैनर यू विल फॉर्मुलेट एंड डिस्पोज ऑफ द अपील। अब एक लास्ट जजमेंट लिख लीजिए जिसमें जो ड्यूटी ऑफ द कोर्ट नॉट एज ए अंपायर वाला बताए थे, उसका रेफरेंस है AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 1991 सुप्रीम कोर्ट 1346। AIR 1991 सुप्रीम कोर्ट 1346। इसका इक्विवेलेंट जर्नल है 1991 सप्लीमेंट वॉल्यूम 1 SCC 271। 1991 सप्लीमेंट वॉल्यूम 1 SCC 271 और पार्टी नाम है मोहनलाल सामाजी सोनी, मोहनलाल सामाजी सोनी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इतना जजमेंट के बाद आपको बहुत क्लैरिटी होगी। उसके बाद एक और चैप्टर आता है, उसको भी टच कर देते हैं, वो रिमांड का। बहुत जबरदस्त पावर है, उसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है रिमांड में। तो उसके लिए एक लाइन में आपको बता देते हैं कि रिमांड इज़ नॉट ए मैटर ऑफ कोर्स। रिमांड के लिए 3 प्रोविज़न है, ऑर्डर 41, रूल 23, 23A, 24 और 25। ये प्रोविज़न अगर आपको रिमांड करने का होगा तो इसी प्रोविज़न के किसी कैटेगरी में केस को फाइंड आउट करना होगा कि किस प्रोविज़न में आवेगा, तभी रिमांड करेंगे। ऐसे सुप्रीम कोर्ट हमेशा डिप्रिकेट किया है। इफ़ द अपीलेट कोर्ट इज इन अ पोजीशन टू पास जजमेंट ऑन मेरिट एंड एडजुडिकेट द लिस्ट, रिमांड इज नॉट परमिसिबल। अगर ऐसा मैटर है जिसमें रिमांड जरूरी है तो किस कैटेगरी में आता है, उसी कैटेगरी में उसी तरह का आप अपील पास करेंगे। और एक रिमांड पार्शियल रिमांड होता है, एक फुल रिमांड होता है, वो पढ़ने से पता चलेगा। तो 2 जजमेंट लिखा देते हैं, वो पढ़िएगा तो समझ में आ जाएगा। ऑन रिमांड लिखिए, सुप्रीम कोर्ट कहता है शुड नॉट बी ऑर्डिनरली एक्सरसाइज। अश्विन कुमार पटेल वर्सेज उपेंद्र पटेल, अश्विन कुमार पटेल वर्सेज उपेंद्र पटेल, AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 1125। AIR 1999 सुप्रीम कोर्ट 1125। इक्विवेलेंट SCC में भी है 1999 वॉल्यूम 3 SCC 161, 1999 वॉल्यूम 3 SCC 161। जो अभी मैंने कहा कि रिमांड इज ऑर्डिनरली नहीं होना चाहिए, उस सुप्रीम कोर्ट ने डिटेल में कहा। इसका पारा 7 पढ़िएगा, इम्पॉर्टेंट पारा 7 है। दूसरा जजमेंट है रिमांड के ऊपर कि किस कैटेगरी में, जो अभी बता रहे हैं 3 रूल्स में, किस में आएगा 23, 23A और 25। इसके लिए है P पुरुषोत्तम रेड्डी वर्सेज MS प्रताप स्टील लिमिटेड, P पुरुषोत्तम रेड्डी वर्सेज MS प्रताप स्टील लिमिटेड, AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 771, AIR 2002 सुप्रीम कोर्ट 771। इक्विवेलेंट SCC में है 2002 वॉल्यूम 2 SCC 686, 2002 वॉल्यूम 2 SCC 686। इतना जजमेंट आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। अब बाकी इसको पढ़ने के बाद खुद आपका इनरिच हो जाएगा नॉलेज और आप डिस्पोजल कर सकते हैं। तो ये चैप्टर हम यहीं पर क्लोज कर देते हैं और अब दूसरे टॉपिक पर स्विच ओवर कर जाते हैं, प्रोवेट के ऊपर। तो कुछ प्रोवेट का बेसिक बात है वो आप लोग को बताएंगे।